हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11 जियोग्राफी का चैप्टर 9 है। इमेज को हम लोग बाद में कर लेंगे। यहाँ पे है, चैप्टर का नाम है सौर विकिरण। चैप्टर का नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन। ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। तो ये है हमारा चैप्टर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सौर विकिरण। सौर विकिरण क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो हमें पता है कि सन जो होता है, सन से आने वाली जो किरणें होती हैं उसे ही हम सौर विकिरण कहते हैं। ठीक है, सोलर रेडिएशन कहते हैं। तो यह जो सन है, सन से जो आने वाली किरणें हैं, इसे ही हम सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन कहते हैं। इसमें जो है हीट होता है, हीट को ही ऊष्मा कहते हैं। हीट होता है, हीट को ही ऊष्मा कहते हैं। और टेम्परेचर और ऊष्मा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और जो है लाइट, ये चीज़ें होती हैं सोलर रेडिएशन में। तो सोलर रेडिएशन क्या है, सौर विकिरण क्या है, सन से आने वाली जो रेज हैं वही सौर विकिरण है। इसमें नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है कि जो सन होता है, हमारा जो सन होता है और हमारी जो पृथ्वी होती है, ठीक है, जो पृथ्वी होती है वो हमारे सन से सबसे ज़्यादा दूरी पे कब होती है, तो ये होती है 4 जुलाई को। और इस घटना को हम अपसौर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस दिन जो है, किस डेट को पृथ्वी सन से सबसे ज़्यादा दूरी पे होती है। तो सन से सबसे ज़्यादा दूरी पे पृथ्वी 4 जुलाई को होती है। और सबसे कम दूरी पे कब होती है, तो 3 जनवरी जो होता है, 3 जनवरी को पृथ्वी जो होती है, 3 जनवरी को हमारी पृथ्वी जो है सन से सबसे कम दूरी पे होती है। इसे हम उपसौर कहते हैं। इस घटना को हम उपसौर कहते हैं। तो उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है। अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को। और उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को। यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जैसे यह हमारा सन हो गया, और सन के चारों तरफ आपको पता है कि यह रिंग होती है। और इसी पे जो है पृथ्वी और बाकी सारे ग्रह का भी अपना अपना रिंग होता है, उसमें सन का वो चक्कर लगाते हैं। तो जब हमारी पृथ्वी जो है ये सबसे ज़्यादा दूरी हो गई, आप देख सकते हैं हमारी पृथ्वी जब सन से सबसे ज़्यादा दूरी पे कब होती है, 4 जुलाई को, तो यहाँ पे रहेगी, हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। और ये जो है क्या है, 3 जनवरी को। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी सबसे कम दूरी पे हो जाएगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये चीज़ हमें पढ़नी है कि सौर विकिरण क्या होता है, उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है। उसके बाद हमें इसमें देखना है कि जो पृथ्वी है हमारी, उस पे जो टेम्परेचर होता है वो किस तरह से, जो तापमान होता है किस तरह से वेरी करता है। तो सूर्य ताप में होने वाली विभिन्नताओं के कारण, जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये जो होता है नॉर्थ पोल हो गया, और ये हो गया हमारा साउथ पोल, ये हो गया हमारा इक्वेटर। तो जो हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कि एक ऐसे। तो ये इक्वेटर हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया। और जब सन की रेज आती है इस पर, ठीक है, तो सन की रेज जब आती है तो इसके ताप में होने वाली जो विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है, ताप में जो होने वाली विभिन्नताएं हैं उसका रीजन क्या होता है। तो जो सन से रेज आती है वो पृथ्वी के हर एक हिस्से पे एक समान नहीं पड़ती। ठीक है, तो जो सन की रेज है उसका जो झुकाव होता है वो भी एक बड़ा रीजन बनता है कि पृथ्वी का कौन सा हिस्सा ज़्यादा गर्म हो रहा है। जैसे कि अगर किरणें एकदम सीधी गिरती है, जैसे इक्वेटर पे सन की रेज जो है पृथ्वी के इक्वेटर पे एकदम सीधी गिरती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या होता है, सन की रेज जो है कभी भी हमेशा तिरछी गिरती है, तो इसलिए यहाँ पे हीट जो है बहुत कम होता है, हीट बहुत कम होता है। तो सन जो हमारी पृथ्वी है इस पे
हर एक पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो समान नहीं होता, वो भिन्न भिन्न होता है। अगर हम इक्वेटर पे बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ हिस्से बहुत गर्म, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कुछ हिस्से में जो है कि टेम्परेचर कम होता है सेम टाइम पे। इसी तरह से है कि हमारी जो पृथ्वी है इस पे बहुत सारी कंट्रीज़ है, कॉन्टिनेंट्स है। तो कुछ कॉन्टिनेंट्स होते हैं जहाँ पे 6 महीने तक बर्फ़ ही पड़ी रहती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है, सन की जो रेज है वो बहुत कम पहुँचती है और इसलिए वहाँ पे ठंडी ज़्यादा बनी रहती है। जैसे और कुछ हिस्से हैं जो कि बहुत ही गर्म है, जैसे अफ्रीका हो गया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है बहुत गर्म है। तो बहुत गर्म क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सन की रेज सीधी जाती है और वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। जैसे कि रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान है। और हमारे देश में, इंडिया में जैसे राजस्थान हो गया, इधर बहुत ही ज़्यादा सन की रेज एकदम सीधी जाती है और इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो किरणों का जो झुकाव है, जो रेज का जो झुकाव है, वो मतलब बहुत हद तक इसको रेगुलेट करता है कि टेम्परेचर कितना रहेगा पृथ्वी के कौन से हिस्से पे। वैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे टेम्परेचर हमेशा ही कम ही रहता है, वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है क्योंकि वहाँ पे सूर्य की रेज जो है पूरी मात्रा में पहुँच नहीं पाती है। तो और दूसरा जो रीजन होता है वायुमंडल का प्रभाव होता है। पहला तो हमारा किरणों का झुकाव हो गया कि हमारी पृथ्वी पे जो डिफरेंट टेम्परेचर है उसका रीजन क्या है। सूर्य की किरणों का झुकाव पहला हो गया, सूर्य की किरणों का झुकाव। दूसरा हो गया सूर्य ताप पर वायुमंडल का प्रभाव। जो सूर्य का ताप है पर वायुमंडल का प्रभाव। तो सूर्य ताप पर जो वायुमंडल का प्रभाव होता है वो कैसे होगा? तो देखिए, यहाँ जो वायुमंडल है हमारा, पृथ्वी के चारों तरफ एक कंबल की तरह एक हवा की एक लेयर जो है वो जमी रहती है, कंबल की तरह। तो यह जो है वायुमंडल जो है, सूर्य ताप पर वायुमंडल का क्या प्रभाव पड़ेगा इसे हम देखेंगे। तो जब वायुमंडल से किरणें आती हैं तो बहुत सारी जो रेज हैं उसको वायुमंडल में उपस्थित जो डस्ट पार्टिकल है और जो वाटर वेपर है और जो वायु है और जो क्लाउड्स है, ये सारे जो है बहुत मात्रा में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हीट जो है कुछ मात्रा में वायुमंडल में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको हम लोग आगे इमेज से समझेंगे कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये दूसरा रीज़न हो जाता है कि हमारी पृथ्वी पे डिफरेंट जगह पे टेम्परेचर डिफरेंट रहता है। तीसरा हो गया हमारा स्थल एवं जल का प्रभाव। तो जैसे कि पृथ्वी पे कुछ हिस्से पे समुद्र है, ठीक है, नदियाँ हैं, तो कुछ हिस्से मतलब कुछ स्थल है, कुछ जल है। तो स्थल जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि जल जो होता है उसकी जो ऊष्मा होती है, गुप्त लेटेंट हीट जो होती है, गुप्त ऊष्मा, उसको गर्म होने में मतलब ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमारा स्थल ज़्यादा गर्म हो जाता है और हमारा जल जो है वो कम गर्म होता है। तो पृथ्वी के जिस हिस्से में समुद्र होगा और समुद्र के आसपास का जो एरिया होगा वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा कभी भी, एक मीडियम टेम्परेचर बना रहेगा। जबकि जो स्थल है वहाँ वो जो है गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा और ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो ये जल और स्थल का प्रभाव होता है। तो जो समुद्र के किनारे शहर होते हैं वहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर जो है एक मीडियम बना रहता है, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएसन नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा दिन की लंबाई तथा धूप की अवधि। अब जो है कि पृथ्वी के किस हिस्से पे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जैसे कि जो फोटो पीरियड भी आपने पढ़ा होगा, तो इस तरह से जैसे कि अगर ज़्यादा समय तक धूप किसी भी धरती के किसी भी एरिया पे अगर धूप ज़्यादा समय तक रहती है तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, और अगर कम समय तक रहती है तो कम गर्मी होगी। तो ये हो गया भूमि का ढाल जो होता है। पांचवा है भूमि के ढाल, स्लोप जो होता है।
तो ये हो गया भूमि का जो ढाल, जैसे स्लोप जो होते हैं, जहाँ पे भूमि बहुत ऊंची होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो कुछ जैसे कि कितना पर 1000 मीटर्स पे क्या होता है 6 डिग्री टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। जैसे कि अगर हम हिमालयस की बात करें तो हिमालय पे जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, हिमालय पे जो है क्या होता है कि जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये 1000 मीटर पे 1000 मीटर पे 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है डाउन हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इसी तरह से कोई भी पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्र है होते हैं, धरती पे जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, और जो मैदानी भाग है, जो फील्ड एरिया है, वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं इसके अपेक्षा। तो भूमि का ढाल इस तरह से प्रभावित करता है हमारे धरती के टेम्परेचर को। अब इसमें हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है अब इसमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है, जैसे हम वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के तरीके पे पढ़ेंगे। जो हमारा वायुमंडल है उसके के गर्म और ठंडा होने ये पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, तो टेम्परेचर ट्रांसफ़र ऑफ हीट में भी हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे चालन हो गया और संवहन हो गया। तो जो चालन होता है वो क्या होता है और संवहन जो होता है वो क्या होता है, जब विकिरण के माध्यम से हीट जो है, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और सन से जो रेज आती है वो विकिरण के माध्यम से, रेज के माध्यम से ये लंबवत आके पृथ्वी पे जब गिरती है तो ये क्या होता है, जब लंबवत आके पृथ्वी पे गिरती है तो ये एक चालन, एक माध्यम हो गया। इस माध्यम को हम चालन कहते हैं, और इस तरह से हमारी पृथ्वी जो है गर्म होती है, और हमारा वायुमंडल भी। तो ठीक है, इस तरह से वायुमंडल जो है हमारा गर्म होता है और ठंडा भी इस तरह से होता है। और वहीं पे अगर हम संवहन की बात करें तो संवहन में क्या होता है, संवहन में क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है इसके चारों तरफ एक हवा की लेयर होती है, हवा की एक लेयर होती है, पृथ्वी के चारों तरफ एक हवा की लेयर होती है। और जो संवहन होता है तो सन की रेज जो आती है हवा के कणों के माध्यम से एक कण से दूसरे कण तक इस तरह से संवहन प्रवाहित होके जब चलती है तो इसे हम संवहन कहते हैं। तो इस तरह से भी हमारा वायुमंडल गर्म और ठंडा होता है। एक है हमारा अभिवहन। अभिवहन जो होता है वायु की क्षैतिज संचालन होता है, ठीक है। तो जब वायु का जब क्षैतिज संचालन होता है तो उसे हम अभिवहन कहते हैं। अभिवहन क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी पे जो वायु है इसमें हीट का ट्रांसफ़र, जब इसमें हीट का ट्रांसफ़र क्षैतिज होता है, ठीक है, तभी इसे हम अभिवहन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्थिव विकिरण। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण क्या होता है, पार्थिव विकिरण को इंग्लिश में हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं। तो सन से जब रेज आती है तो वो सारी की सारी रेज जो होती है वो जो सारी की सारी रेज होती है वो उसका क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लेंगे कि उसका क्या होता है, और इसी में हम समझ लेंगे कि पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेज जो होती है वो क्या, उसका क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जो सन है, ये जो सन है यहाँ से रेज आ रही है तो सारी की सारी रेज को हम 100% मान लेते हैं, और ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा वायुमंडल हो गया। तो इसमें से क्या होता है ना कि करीब 51 से 52% तक अर्थ तक आती है, अर्थ तक आती है।
कुछ जो विकिरण होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बाय एटमॉस्फेयर 4% क्लाउड्स में, और 19% जो होती है वाटर वेपर्स और गैसेज और डस्ट में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड डस्ट, इसमें से भी जो वायुमंडल के द्वारा एब्जॉर्ब होती है उसमें से भी कुछ विकिरण रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। हाँ, और रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, क्लाउड्स के द्वारा भी कुछ रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस, लेकिन जो रेज अर्थ सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्ट की जाती है उसे ही हम पार्थिव विकिरण कहते हैं या टेरेस्ट्रियल रेज कहते हैं। और यहाँ पे हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि अर्थ के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो कितना है 51% टोटल का, और इस 51 में से जो रिफ्लेक्ट किया जाता है वही हमारा पार्थिव विकिरण कहलाता है। ठीक है, तो वही हमारा पार्थिव विकिरण कहलाता है। और सभी जगहों जहाँ भी वायुमंडल में एब्जॉर्ब होता है वहाँ से भी कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन जो अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है ना उसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। और ये हमें पढ़ना है, पार्थिव विकिरण क्या होता है। पार्थिव विकिरण क्या होता है? जो पृथ्वी के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है, पृथ्वी के द्वारा जो रिफ्लेक्ट किया 51% का, जो ये तो मतलब कि सन से यहाँ तक धरती तक पहुँचता है, इसमें से कुछ हिस्सा जो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है वही पार्थिव विकिरण होता है। उसे ही हम टेरेस्ट्रियल रेज कहते हैं। तो मुझे लगता है समझ आ गया होगा, इसे ही हम टेरेस्ट्रियल रेज कहते हैं। उसके बाद हो गया तापमान। तापमान जो होता है वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक भी हैं। तो जो तापमान है हमारा धरती का वो हर एक जगह पे एक समान नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो जो हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी के अलग अलग हिस्से पे जो तापमान है वो अलग अलग रहता है। और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो अक्षांश, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड तो प्रभावित करते ही हैं। जैसे कि इक्वेटर पे ज़्यादा हीट होता है, जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हीट जो है कम होता है, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्रभावित करते हैं हमारे पृथ्वी के तापमान को। समुद्र से दूरी प्रभावित करती है। तो ठीक है, यहाँ पे अक्षांश और देशांतर हो गया। तो प्रभावित जो तापमान है हमारी पृथ्वी का उसको कौन कौन प्रभावित करता है? तो ये हो गया अक्षांश और देशांतर प्रभावित करते हैं। अक्षांश हो गया और हाइट के हिसाब से जो टेम्परेचर का ह्रास होता है, ठीक है, टेम्परेचर जो डिक्रीज होता है या ताप का ह्रास जो होता है, ताप इसको ह्रास दर बोलते हैं। जो ताप का ह्रास दर होता है वो कितना होता है? 1000 मीटर पे 6 डिग्री सेल्सियस का ह्रास हो जाता है। और तापमान उसके बाद जो है समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराएं। तो समुद्र से दूरी किस तरह से प्रभावित करती है इसको भी हम समझ लेंगे। अब देखिए हमारी पृथ्वी हो गई, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, साउथ पोल। तो धरती के बहुत सारे हिस्से पे 3/4 पे क्या है? समुद्र है। तो जब समुद्र है तो यहाँ से समुद्र से जो हवाएं चलती है, ठीक है, जो समुद्र से हवाएं चलती है वो टेम्परेचर को क्या करेगी? कम करेगी। और जो पोल से चलेगी वो भी ठंडी हवाएं होती है, वो भी कम करेगी। लेकिन जो इक्वेटर से हवा चलेगी, इक्वेटर से जो चलेगी हवा, वो क्या करेगी? इक्वेटर से जो हवा चलेगी वो जो है वो धरती को गर्म करेगी, क्योंकि इक्वेटर पे स्थल है, स्थल भी है, समुद्र भी है, लेकिन जो स्थल है वो ज़्यादा
गर्म हो जाता है और यहाँ से जो हवा चलेगी वो गर्म करेगी पूरी पृथ्वी को। और इसी तरह से नॉर्थ पोल साउथ पोल से और समुद्र से जो हवा चलेगी, जो धाराएं महासागरीय धाराओं से ही तो हमारे स्थल की जो हवाएं हैं वो भी प्रभावित होती हैं, तो वो क्या करेगी, उसे ठंडा करेगी। तो इस तरह से समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराएं, समुद्र से दूरी हो गया और तीसरा हो गया महासागरीय। ये प्रभावित करती हैं। इस तरह से ये हो गया। अब हम देखेंगे तापमान का व्युत्क्रमण। हम देखेंगे ताप का व्युत्क्रमण। रिफ्लेक्शन में जो पार्थिव विकिरण होता है वो 35% होता है। 51% जो हमारी पृथ्वी पे आता है उसका 30 जो हमारा 51% जो हमारा आता है पृथ्वी पे उसका 35% जो होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये 35% क्या होता है, पार्थिव विकिरण होता है। पार्थिव विकिरण होता है, यही पार्थिव विकिरण होता है। उसके बाद हमें देखना था तापमान का व्युत्क्रमण। तो तापमान का जो व्युत्क्रमण होता है, तापमान का जो व्युत्क्रमण होता है मतलब उसका जो विभाजन होता है वो किस तरह से होता है। जैसे कि अगर आसमान साफ है, क्लीन है, तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा मात्रा में धरती तक पहुंचेगा। स्वच्छ आकाश है तो वायु अगर शांत है तो तापमान ज़्यादा सन से पृथ्वी पे जो हमारे ये सन है इससे पृथ्वी पे जो रेज पहुंचेगी, तो जब क्लीन होगा आकाश, वायु जब शांत होगी और फिर शुष्क वायु होगी और हिमच्छादन होगा, तो क्या होता है कि इसमें जो सन की रेज होती है वो पृथ्वी पे ज़्यादा पहुंचती है। तो उसके बाद हमें पार्थिव विकिरण तो समझ लिया था, और पार्थिव विकिरण में ही हमने ये भी समझ लिया था कि सन से जो 100% रेज आती है, उसको एक बार हम और देख लेते हैं कि सन से जो 100% रेज आती है, विकिरण आती है, उसका क्या होता है। तो एक बार हम देख लेंगे कि ये हमारा सन हो गया और ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक। तो जो सन से जो रेज आती है, इस टोटल को हम कितना कर देंगे, 100%। 100% ये होती है। इसमें से जो पृथ्वी तक आती है वो है 51%, और इसमें से जो रिफ्लेक्ट हो जाती है वो है 35%। बाकी जो है वायुमंडल के द्वारा 14% एब्जॉर्ब कर ली जाती है, कुछ क्लाउड्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, कुछ पर्वतों के द्वारा। वायुमंडल में 14%, वायुमंडल में इसका 14% एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ जो है पर्वतों पे एब्जॉर्ब हो जाता है, वो कितना होता है, 2% माउंटेन्स पे एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद जो है क्लाउड्स में 27% एब्जॉर्ब होता है। 27% क्लाउड्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जैसे पृथ्वी पे ये 51% जो आता है उसका 35% रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरह से जो वायुमंडल में ये वायुमंडल में गैसेस में, जैसे यहाँ पे पर्वत हो गए, ये तो पर्वत
तो नहीं आएगा। मैंने डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर हो गया, गैसेस हो गई और क्लाउड हो गया, सबके द्वारा जो एब्जॉर्ब होता है उसका भी कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से सन की रेज का वितरण होता है और कौन कौन से फैक्टर जो है कि प्रभावित करते हैं। अगर शांत वायु है, आकाश स्वच्छ है, जैसे कि क्लाउड नहीं है, डस्ट नहीं है, शुष्क वायु है, मतलब वायु शांत है, मतलब कि तेज हवा नहीं चल रही है, हिमस्खलन है, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रभावित करती हैं टेम्परेचर के व्युत्क्रमण को या विभाजन को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो था वीडियो हमारा यह सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान पे, आपको कैसा लगा ज़रूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।